जय हिंद दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे पहले मैंने 3 इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप लोगों को दिए हैं। उनमें से सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में हमने जानकारी किया, उसके बाद डेमोक्रेसी के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी किया। साथ ही 3rd वीडियो में हमने देखा कि कैबिनेट मिशन कैसे भारत आया, उसमें कौन कौन से सदस्य थे। इस तरह से हमने उसको अच्छे से आप लोगों के पास प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत किया। अभी आज हम पढ़ेंगे 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के 3 स्तंभ, जो कि हमारे डेमोक्रेसी में के इलेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। तो ये किस तरह से ये तीनों स्तंभ डेमोक्रेसी में काम करते हैं उसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र के 3 स्तंभों में सबसे पहले आता है विधायिका, लेजिस्लेचर, साथ ही विधायिका, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते विधा यानी कानून, इका का संचालन करने वाला। इस तरह से विधायिका का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। तो लॉ मेकिंग बॉडी होगी हमारी जो विधायिका है, और विधायिका में ही अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें देखेंगे तो आता है संघीय विधायिका, यूनियन लेजिस्लेचर, जो कि संसद पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ गया एक विधायिका है, और जो इसके कानून बनेंगे वो सेंटर को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। साथ ही अगर हम देखें तो जो भी हमारे 20 से रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं पार्लियामेंट्रियन, वो संसद में जाएंगे, जाने के बाद वहाँ पे लॉ मेकिंग पावर बनाते हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया दे आर मेकिंग द रूल्स एंड लॉ और देयर। सो उसी में सबसे पहले देखते हैं कि पार्लियामेंट के कितने भाग हैं, और साथ ही में उसके 2 काउंसिल देखेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट के बगैर हमारा लेजिस्लेचर अधूरा है। साथ ही देखेंगे राज्यसभा, जिसको हम एक अपर हाउस के नाम से जानते हैं। तो राज्यसभा को अपर हाउस क्यों मानते हैं? क्योंकि अपर हाउस 1952 आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राज्यसभा इट्स नेवर डिसॉल्व, जिसके कारण हम इसको अपर हाउस या राज्यसभा कहते हैं। साथ ही नेक्स्ट लोकसभा को हम लोअर हाउस इसलिए कहते हैं कि इट इज ओनली द टेन्योर पीरियड में इसमें होता है। इसमें 5 साल के लिए लोग आते हैं और वो चले जाते हैं, यानी डिसॉल्व हो जाती है। इस वजह से इसको हम लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा कभी नहीं होती है। इस तरह से अभी इसी में हमने देखा पार्लियामेंट में ही 2 हाउस यानी 2 सदनों का गठन है, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट विच नेवर डिसॉल्व सिंस 1952। आफ्टर दैट हाउस ऑफ पीपल। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पार्लियामेंट को 3 भागों में बांटा गया है, और 2 सदन इसके हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। साथ ही इस तरह से ये तो पूरा डायग्राम हो गया हमारा यूनियन लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से अगर हम देखें कि देश के साथ साथ हमारे राज्यों में भी एक विधायिका की जरूरत पड़ी। केंद्र सरकार अपने कानून बनाता है और राज्य सरकार अपने कानून बनाता है। इसी मद्देनजर रखते हुए एक और फॉर्मेशन बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस तरह से मिले जुले कानूनों को बनाने के लिए सेंटर में हमारी पार्लियामेंट बनाती है, और राज्य में हमारा स्टेट राज्य विधायिका बनाती है। अब जिस तरह से सेंटर में हमारे पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, उस तरह से प्रेसिडेंट राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से हमारा स्टेट लेजिस्लेचर जो है
सबसे पहले गवर्नर, फिर विधान परिषद और फिर विधानसभा, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर इसी में देखें तो इसके भी दो हाउस हैं, एक है स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल जिसको हम विधान परिषद के उससे जानते हैं, और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो कि हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है। उसी तरह से जैसे हमारी राज्यसभा है वैसे ही हमारा स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल है जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होता है। इसी तरह से आता है नेक्स्ट, क्या अगर एक देश को चलाने के लिए केंद्र में कानून की ज़रूरत पड़ती है, राज्य को चलाने के लिए राज्य में कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही इसी तरह से तीसरा पॉइंट आता है लोकल गवर्नमेंट। तो हमने सबसे पहले देखा देश चलाने के लिए केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है, उसके बाद स्टेट को चलाने के लिए अपना राज्य के द्वारा बनाया जाता है। इसी तरह से क्या हम लोकल डिफेंस यानी जिला लेवल पे भी क्या हमारे पास गवर्नमेंट का प्रावधान है या कानून बनाने का कोई वो है? तो हाँ जी, यहाँ पे यही आंसर है कि लोकल में कोई सरकार का सिस्टम नहीं है, पर लोकल में कानून बनाने की शक्ति दिया गया है, जिसका हम अगले वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सी बॉडी आती हैं, किस किस का क्या काम होता है। इस तरह से इसको हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो अभी तक यहाँ पर हमने कुछ समझा कि किस तरह से केंद्र यानी संसद कानून बनाती है। कानून बनाने में अगर हम कहें कि इसमें कि विधायिका का सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च जहाँ पे आएंगे तो वहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब आएंगे। तो इस तरह से हमारा 3 स्तंभों में पहला स्तंभ क्लियर होता है। तो यहाँ पे कभी कभी छोटे एग्जामों में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, संसद के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। साथ ही इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में आ जाएगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर में आने पर सबसे पहले गवर्नर, फिर विधान परिषद, फिर विधानसभा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ये है कि ये विधान परिषद सारे प्रदेशों में अभी तक नहीं है, ये अभी तक केवल 7 राज्यों में इसको लागू किया गया है। तो वो 7 राज्य आपको लिए क्वेश्चन बनता है कि वो 7 राज्यों के नाम आप लोगों को अच्छी से पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा 3 स्तंभों में एक स्तंभ यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लें, अगर कोई वो हो तो हमें उसके लिए कमेंट्स में डालें। साथ ही अभी शुरू करते हैं एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। कार्यपालिका में कानून बनाने के लिए हमने यहाँ से सबसे पहले हमने अपना संसद जी को भेजा, पार्लियामेंट में गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे कानून बनाया। तो कानून तो बन गया, पर कानून बनाने के बाद क्या ये जाएंगे वहाँ पे, घर पे जाएंगे कि भाई हमने कानून बना दिया चलो मानो? तो ये सब चीज़ें नहीं हो, पॉसिबल नहीं है कि वो आप तक जाके कानून के बारे में जानकारी दें। इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव में शामिल किया गया है, और यहाँ पे वही मंत्री जिन्होंने कानून बनाया है उन्हीं के अंडर में भाई अगर कोई कानून बना है, मान लो डिफेंस के लिए बना है, तो डिफेंस में उसके लिए रक्षा मंत्री होंगे। रक्षा मंत्री कहाँ होंगे? रक्षा मंत्री तो यहाँ है, तो यहाँ कानून कैसे लागू कराने जाएं? बट रक्षा मंत्री के उसमें जाके यहाँ पे संघीय कार्यपालिका के उनको अध्यक्ष बना के उनके अंडर में 70-80 लोगों को दे के इस तरह से देश में पूरे कानून को लागू करना। यही हाल अगर हम देखें तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में, मतलब जिस विभाग से जो रिलेटेड है उसका मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ जो है इसी विधायिका का ही हिस्सा माना जाएगा, इसी का पूरक है। साथ ही जब यहाँ पे मिनिस्टर जी आए और उनके द्वारा ये सब कानून बना के उसको लागू कराने के लिए मिनिस्टर तो पहुँचेंगे नहीं सबके पास कि घर पे जाके भाई चलो हमने ये कानून बना दिया है और आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। इसलिए इसको लागू कराने के लिए उनका सहयोग एक पुलिस और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे जो कि प्रशासनिक अधिकारी होंगे,
और इन्होंने कानून बना के अपने अपने डिपार्टमेंट को देने के बाद हैंड ओवर कर देंगे अपने प्रशासनिक अधिकारियों को। फिर प्रशासनिक अधिकारी उनको कानून को पास करके तरह से लागू करके सारे देश में इसको लागू कर देंगे। नेक्स्ट, इसी तरह से स्टेट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे इन्होंने राज्य विधायिका ने कानून बनाया, कानून बनाने के बाद अब उसको लागू करवाने की जवाबदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट की वजह इसमें भी जिस विभाग से जो मिनिस्टर गए यहाँ पे, वो जाके यहाँ पे अपना कैबिनेट में गए, उनके साथ फिर उसने पूरा कैबिनेट का दिया जाएगा, साथ में उनके साथ जो भी उनके 50-60 लोग साथ में रहेंगे उसको बना के इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ ही उनके लागू कराने के लिए उनके पास पुलिस पावर और प्रशासनिक अधिकारियों को वो पूरा कानून की लिस्ट दे देंगे कि इसकी तरह से। अभी कुछ दिन ही पहले जैसे कि हम देखें कि यूपी के अंदर अभी नए ट्रैफिक रूल्स बने हैं, तो ट्रैफिक रूल बनाना कि किसने बनाया? स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। स्टेट गवर्नमेंट ने बनाने के बाद रोड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से करते हुए उसके जो मिनिस्टर थे उन्होंने वो कराया। उसके बाद उसकी जो लिस्टें थी वो लिस्टें निकाल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसरों के दिया, उन्होंने अपने अपने अथॉरिटी के हिसाब से अपने अपने लेवल पे सिग्नेचर करके पुलिस को दे दिया। तो पुलिस ने उसको लागू कराने के लिए पहले जागरूकता अभियान चलाया, 1 हफ्ते का जागरूकता अभियान के बाद थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करने के साथ साथ और फिर उसको फाइन के साथ आप लोगों के ऊपर लागू कर दिया। तो यह एक तरह से कानून बनाना, कानून लागू कराना, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरों के साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ पे इन्होंने कानून बनाया, इन्होंने लागू करवा दिया। इस तरह से हमारे लोकतंत्र के 2 स्तंभ खत्म होते हैं। इन दोनों स्तंभों में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा समानता है। तो कहते हैं कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मंत्री जी ने फ़ोन कर दिया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, और इस तरह से और कोई बड़ा नेता कभी किसी अधिकारी के साथ या कभी कोई IPS अधिकारी किसी नेता के साथ मिलकर कुछ ना कुछ घोटाला या कुछ भ्रष्टाचार या किसी तरह का गलत काम कर लेता है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल यही होता है कि पूरक इसीलिए है ना कि इस कानून इसने बनाया, कानून बनाने के बाद यही मिनिस्टर था और इसी के अंडर में किसी ऐसे अधिकारी जो भी हैं इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड अधिकारी हैं वो उसी के अंडर में काम कर रहे हैं ना। तो मैक्सिमम होता है कि ये लोग मतलब आपस में साठ गांठ करके सारा सिस्टम को अपने उसमें ले आते हैं, लेकिन इसका दायरा होता है कि अगर इन्होंने कोई कानून बनाया, इसको लागू कराना है तो उसके लिए एक होता है संवैधानिक दायरा। संविधान के बनाए गए कानून के हिसाब से ही ये लागू कराएंगे। ये नहीं कि अगर फाइन अगर यहाँ पे 2000 रुपये गवर्नमेंट ने किया है कि बगैर हेलमेट पकड़े गए, पहले बात 500, उसके बाद फिर वार्निंग देने के बाद नहीं माने तो 2000 का, पर उसका एक दायरा होता है तो उसी में हो। अब ये नहीं है कि इन्होंने बनाया और उसने 5000 वसूलना शुरू कर दिया, तो ये गलत तरीके से कुछ भी नहीं होगा। होगा तो सारा ही पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जो भी करेंगे संवैधानिक दायरे से करेंगे। इस तरह से ये दोनों ही संभावनाएं ज़्यादातर इसमें हैं कि जुडिशियरी इन दोनों के ऊपर नज़र रखे, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय हो जाता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों आपस में मिलकर कुछ गलत ना कर लें, उस समय जुडिशरी की एंट्री होती है। कहने का मतलब इन्होंने विधायक कानून बनाया, विधायक कुछ भी विधायक की से करके सारा कुछ सिस्टम इस पे बना के इनके ऊपर थोप दिया कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दो, पर वो संवैधानिक ना हुई तो जुडिशरी अपने आप ही बीच में आ जाती है। इवन हमें कहें जो संविधान में हमें जो अधिकार, जो हमारी ड्यूटी जो भी मिली है, उनका कुछ भी हनन या कुछ भी होता है तो न्यायपालिका वहाँ पे खड़ी मिलेगी। इसलिए इन तीनों स्तंभ में अगर हम कहें तो गॉड ऑफ 3 पिलर्स कौन हुआ, तो वो होगा हमारी जुडिशरी। इन दोनों लोगों को गलत काम या किसी तरह से हम देखें कि विधायिका, हम लोगों ने संसद जी को, विधायक जी को चुन के भेजा, पर उनको लगा कि उन्होंने कुछ मतलब ऐसा अपने लेवल पे एडजस्टेबल कानून बनाने की कोशिश किया जो कि असंवैधानिक है। असंवैधानिक होने के कारण
तुरंत वहाँ पे जुडिशरी एक्टिवेट हो जाती बगैर किसी उसके। कोई भी नया कानून, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा हमारे चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ सिंह और मिनिस्टरों के बीच में चल रहा था कॉलेजियम को लेकर, पर उन्होंने इस बात को स्वीकृति नहीं दिया। तो वहाँ पे आपका जहाँ संवैधानिक दर्जा में कुछ भी परेशानी आ जाएगी तो वहाँ पे आपको जुडिशरी मिलेगी। तो अगर हम कहें कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों की लगाम हमारे जुडिशरी के पास है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होगा। अगर कोई भी समस्या या कुछ भी होता जहाँ पे हमारा संवैधानिक दर्जा में या संविधान में कुछ भी छेड़छाड़ होगी वहाँ पे जुडिशरी बगैर किसी रोक टोक के एक्टिवेट हो जाएगी। जुडिशरी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 24 जून 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इसमें से अगर हमारा संविधान में कोई भी क्षति या कुछ भी गलत करने की कोशिश किया गया तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर ये हमारा लेजिस्लेचर असेंबली कोई भी गलत कानून बनाती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले लेगा। साथ ही इसी तरह से हम देखें तो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट एक्शन लेगा। और आज यहाँ पे हमने लिखा है 25, तो इस समय हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स बने हुए हैं। आप बोलेंगे कि स्टेट 28 हैं और 8 यूनियन स्टेट हैं और क्या हाई कोर्ट 25 ही हैं? तो इससे बता दिया जाए कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनमें हाई कोर्ट नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वो गोवा और दमन और दीव इन दो राज्यों का अलग से देखता है। इसी तरह से पंजाब और चंडीगढ़ इन दोनों का एक ही हाई कोर्ट है। अगर हम देखें पौंडीचेरी, वहाँ पे तमिलनाडु पे पौंडीचेरी के लोग उस हाई कोर्ट में जाते हैं। इस तरह से इसकी अभी तक संरचना 25 ही है। आगे अभी एक अमरावती में नया हाई कोर्ट बनाया जा रहा है तो अभी उसको शामिल नहीं किया गया है। तो स्टेट से रिलेटेड अगर स्टेट में कोई ऐसी कोई समस्या या कुछ भी होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई गलत कानून बना लिया है तो उसको हटाने के लिए हमारा हाई कोर्ट सीधे नोटिस कर लेगा वहाँ से। साथ ही अभी देखते इसी तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होते हैं। आप कहीं भी कचहरी में या कहीं भी अगर जाएं तो देखेंगे वहाँ लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे इस क्रिमिनल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, पब्लिक कोर्ट एंड अदर्स यानी अन्य कोर्ट। अगर आपका कोई क्रिमिनल केस है, अगर कोई हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती वगैरह का है तो यहाँ पे जो क्रिमिनल की पढ़ाई करके आए हुए जज साहब हैं वो यहाँ पे आपकी हियरिंग करेंगे। साथ ही फैमिली कोर्ट, शादी, तलाक, ऐसे कोई देवरानी जेठानी इन लोगों का जो झगड़ा आएगा तो वो फैमिली कोर्ट। तो यह फैमिली कोर्ट में फैमिली कोर्ट के स्पेशलिस्ट जज आपको बैठने मिलेंगे। इसी तरह से सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में भी कोई आपसी का कोई भी वो बातचीत हुआ उसके लिए यहाँ जाएंगे। रेवेन्यू कोर्ट में लेन देन से लेकर रिलेटेड, आपने लोन ले लिया, जमा नहीं किया, ये सारे यहाँ पे देखेंगे। ऐसे ही पब्लिक कोर्ट में तो इस तरह से ये सारे जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ उस चीज़ के स्पेशलिस्ट जज बैठेंगे। साथ ही अगर आप इन किसी भी कोर्टों में से आप सहमत नहीं हैं तो आप सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे CGM को, चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट, जो कि डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं और वो आपका देखेंगे। साथ ही अगर दूसरा है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा की आबादी है वहाँ पे CMM कोर्ट मिलेगा। इस तरह से आप अपना वहाँ पे जाकर अपनी शिकायत और उसका जांच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी 3 पार्टों को कवर किया गया था। इसमें से कुछ एक क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा निकलते हैं, जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से कौन सा नहीं है। डाल देंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। तो बस वही स्टूडेंट लौट जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट ऑलरेडी यहाँ पे भी दे रखा है। बट आपको पता होना चाहिए कि सीधे कि हमारे 3 हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ऐसे ही हाई कोर्ट में आ जाएगा छोटे एग्जामों में कि इस समय हम वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं।
तो ऐसे करके इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले जो 3 वीडियो हमने बनाए थे तो उसमें अभी CISF वगैरह के कुछ पेपर्स हुए थे, तो उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन फंसे हुए हैं, जो कि बच्चों ने पर्सनल मुझे फ़ोन करके बताया। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ाई करें और एक तरह से भारतीय, अगर हम इसको प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, हमारे जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, तो अगर प्रकृति के साथ तो जोड़ते हैं तो हम कहेंगे ब्रह्मा पहले को, दूसरे को विष्णु, तीसरे को महेश। ब्रह्मा यानी सृष्टि की रचना, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। उसी तरह से यहाँ पे कानून की उत्पत्ति विधायिका ने किया है। साथ ही एग्जीक्यूटिव कार्यपालक हमारे विष्णु भगवान जी को पालक कहा गया है, कार्य के ऊपर उन्होंने किया है। और जब यहाँ पे अधर्म बढ़ा है उसको नष्ट करने को उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया है। इस तरह से हम इसको विष्णु भगवान के उससे समझेंगे। और जब ये दोनों लोग अपना वो कर लेंगे, जब कुछ भी गलत होगा तो फिर शंकर भगवान का तांडव चलेगा। तो इस तरह से हम प्रकृति से देखें तो हर चीज़ हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस तरह से हमारी जुडिशरी काम करेगी और लोकतंत्र के 3 स्तंभ यहाँ पे हम अभी समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं, पर आपको बता देते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। संसद का भाग पूछ लेगा, कितने भाग हैं, पार्लियामेंट में सदन कौन सा है, काउंसिल ऑफ स्टेट इसे क्यों कहा जाता है, उसके बाद हाउस ऑफ पीपुल को लोअर हाउस क्यों कहा जाता है। इस तरह से इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही अगले में देखते हैं एग्जीक्यूटिव में, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है। और यहाँ रहा जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, आपको आता है 24 जून 1950, सीधा बोल देंगे, नहीं तो घूमेंगे। साथ ही अपना उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उच्चतम और उच्च न्यायालय में अंतर क्या है। साथ ही कितने हाई कोर्ट हैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। उसके बाद अगर इसमें से आपको एज ए PCS वगैरह में पूछ लेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट में कौन सी कार्रवाई किस हिसाब के जज देखते हैं। मतलब इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रियम्बल और संविधान की शुरुआत किया जाए कि संविधान की संरचना कैसे हुई है। ये इंडियन पॉलिटी का ही भाग, पर अब इंडियन पॉलिटी में आगे हम संविधान के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।